हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है सीयूटी के कोर्स में। आज का लेक्चर नंबर 3 होगा। आज के लेक्चर में बात करेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन के थ्योरी की चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लेक्चर में बात कर चुके हैं किसके बारे में। तो इससे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के क्वेश्चन देख लिए थे प्लस थ्योरी देख लिए थे। तो आज का लेक्चर नंबर 3 होगा जो सीयूटी क्रैश कोर्स है 45 डे का, उसका होगा। तो चलो चलते अपने क्लास में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। सेट रिलेशन फंक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन आता है सीयूटी में। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है और क्या क्या थ्योरी पढ़ना है। तो थ्योरी में क्या पढ़ना पहले जानते हैं, सेट होता क्या है। सेट होता क्या है तो हम कह सकते हैं सेट क्या है। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को चुनेंगे। अब चुनने के लिए हमारे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए समान है कि अलग, उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट मतलब चुनना, एक तरह से कह सकते हैं। क्या कहना, चुनना। जैसे मान लो हम कहेंगे एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। आपके सर 5 से आगे भी नेचुरल नंबर होता है? होता है। अब कहेंगे बताओ 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर कौन कौन होता है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 19 तक होता है। अब मेरे लिए नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 के बीच में क्या हुआ, 1 से लेकर 20 के बीच में 2 से लेकर 19 तक हुआ। आपके लिए भी क्या होगा, वही होगा। यही तो सेट है। सेट कहने का मतलब सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब हुआ हमारे लिए, आपके लिए, दोस्त के लिए, किसी और के लिए, सभी के लिए एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सेट वास्तव में है क्या। तो सेट एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी नंबर का। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर हो, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे मान लो यह मेरा लिए क्या है, मार्कल है। अरे आपको लिए क्या है, वही चीज है। तो यह क्या कहलागा, सेट कहलागा। जैसे मान लो यह मेरे लिए क्या है, मोबाइल है। आपको लिए क्या भी है, मोबाइल है। तो यह क्या कहलागा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं। अब क्लासरूम में हम कह सकते हैं इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, 50 में से 3 स्टूडेंट है जो बहुत तेज पढ़ने में, उसका नाम नहीं लिए हम। तो मेरे लिए, मेरे अनुसार पढ़ने में कुछ और तेज होगा, कोई और होगा। आपके लिए कुछ और होगा, किसी पार्टनर के लिए कुछ और होगा। क्या सभी के लिए वही आदमी होगा जो मेरे लिए होगा तेज? नहीं। तो यह क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? नहीं। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा उसे सेट नहीं कह सकते। तो सेट होता क्या है वास्तव में, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ गया सेट किसे कहते हैं। हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए क्या है, एक समान, उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी को क्या कहेंगे, अर्थ कहेंगे। तो क्या हमारे लिए अर्थ है, आपको लिए मून हो जाएगा? नहीं। तो पूरा ब्रह्मांड के लिए क्या है, अर्थ है। तो यह क्या कहलाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम कह सकते हैं सेट क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेट को किससे सूचित करते हैं, इसे सूचित किससे करते हैं। तो सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। या तो ए से कर सकते हैं, या तो बी से, या तो सी से, डॉट डॉट इटीसी जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर सूचित कर सकते हैं। लेकिन सूचित करने के बाद लिखेंगे कैसे। तो सेट के हमेशा 2 करली ब्रैकेट के अंदर, क्या कहे, 2 करली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हो सकता है इसके बीच में कोई नंबर लिखा भी हो, नहीं भी लिखा हो। अगर नहीं कुछ लिखा हो तो क्या कहेंगे उसके, एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट है। अगर 2 ऑब्जेक्ट लिखा हो तो क्या कहेंगे, 2 ऑब्जेक्ट वाला सेट है। 3 गो लिखा है तो 3 ऑब्जेक्ट वाला सेट है। तो सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें 4 एलिमेंट हो। सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें 10 एलिमेंट हो। सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें इनफाइनाइट हो। होगा कि नहीं, होगा। तो इसीलिए सेट को हम 2 प्रकार बांट सकते हैं। कौन कौन सेट, एगो फाइनाइट सेट, एगो इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या हुआ, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिन सकते हैं। क्या कहे, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वैसे सेट जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे मान लो हम ए एक सेट लिखे, क्या लिखे, ए एक सेट लिखे, 2 3 4 5। क्या ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? सर फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, इसको गिन लिए। बिल्कुल। यदि हम लिख दिए ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट।
अब यह कहाँ तक जा रहा है मालूम है? नहीं मालूम है, इसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? आ गया समझ में? फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं ऑब्जेक्ट का। इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। आ गया समझ में? अगला कहता है ए बिलोंग्स टू ए। इसे कैसे पढ़ते हैं? इसको अगर इस प्रकार से ई लिखा, इसको लिखा, उसे क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक छोटका ए बिलोंग्स टू ए, इसका कहने का मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू ए इज एन एलिमेंट्स। और ए कहाँ पर होगा? ए एक एलिमेंट होगा जो कहाँ से बिलोंग्स करेगा? ए से। ए क्या है? एक सेट है। यानी ए एक सेट हो सकता है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा? ए। ऑब्जेक्ट कहो या तो एलिमेंट कहो। जैसे मान लो ए हम सेट लिए, ए सेट के अंदर कौन कौन ऑब्जेक्ट लिए? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो इस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या तो एलिमेंट भी कह सकते हैं या तो इंट्रीज भी कह सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर कह रहा है एक ए सेट है, ए सेट के अंदर क्या है? बताओ, ए सेट के अंदर ए है, छोटका ए। अब क्या हम इसको नहीं कह सकते हैं जो थ्री है जो किससे बिलोंग्स करता है? सेट ए से। तो इसको शॉर्टकट में हम इस तरीका से लिख दिए, थ्री बिलोंग्स टू ए। अब इसी को हम लॉन्ग तरीका से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थ्री बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स मतलब समझ में आ गया क्या होता है? बिलोंग्स कहने का मतलब हुआ उस सेट के अंदर का होना चाहिए। कहता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए इस सेट में नहीं है। अब कहेंगे बताओ इसमें हमको जीरो बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही बात है? नहीं सर, क्योंकि इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं? जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जीरो इसमें नहीं है। तो बिलोंग्स टू के साइन किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से सी लेखा बीच में काट दो। नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या हुआ? इसको काट दो इस प्रकार से, तो क्या हुआ? नॉट बिलोंग्स टू। तो नॉट बिलोंग्स टू कहने का मतलब हुआ इस सेट में नहीं आता है, और बिलोंग्स टू कहने का मतलब इस सेट के अंदर है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है, एग्जांपल में ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। क्या कहता है? एक सेट बनाओ ए जो लेस देन है, कहां से? 20 से। 20 से लेस देन है सभी इवन नेचुरल, यानी सम प्राकृत संख्या। तो क्या क्या सम प्राकृत संख्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो यह क्या सेट होगा? बिल्कुल होगा सर। यह सेट क्यों होगा? क्योंकि सेट इसलिए होगा क्योंकि क्या कहता है इसमें, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए नेचुरल नंबर क्या है? बराबर है। चलो चलो, अभी क्लास में के बारे में फोन करें रात में। तो क्या कहता है? एक सेट है जो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसे कहता है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर जहाँ कहाँ से 20 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे लिए नेचुरल नंबर का होगा सेट, इवन नेचुरल नंबर का 20 से नीचे 2 4 8 6 8 10 12 14 16 18। क्या आपको लिए यही होगा? बिल्कुल सर। क्या किसी दूसरे के लिए यही होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि नेचुरल नंबर का थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हमको लिए नेचुरल नंबर, सम नेचुरल नंबर 2 4 है, आपको लिए क्या होगा? 6 8 होगा? क्या 5 4 होगा? नहीं तो। तो यह क्या? एक सेट है। तब क्या कह सकते हैं इस सेट में कितना एलिमेंट है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेट है। ऐसे सॉरी क्या है? 9 एलिमेंट है। तो क्या इसको फाइनाइट सेट कहेंगे कि इनफाइनाइट सेट कहेंगे? सर फाइनाइट सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, कितना एलिमेंट है? 2 4 6 8 10 गिन सकते हैं। अगर नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। आगे चलो, आगे क्या क्या कहता है? सेट, यानी सेट को लिखने का दो तरीका है। क्या है? सेट को लिखने का दो तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो कहता है हाउ टू डिस्क्राइब, यानी कैसे डिस्क्राइब करेंगे सेट को। तो कहता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है? तो जो अभी हम बता रहे थे सेट को लिख के दो करली ब्रैकेट के अंदर, वही तो क्या था? रोस्टर फॉर्म। वही ना था रोस्टर फॉर्म। यानी ए एक सेट लिखा है 5 10 15 20 25 डॉट डॉट। तो यह क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5।
यानी 5 के मल्टीपल का कलेक्शन समूह, तो यह क्या है? एक सेट है। तो अगर दो करली ब्रैकेट के अंदर हमको लिखा हुआ है, जिसे क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म सेट को। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी हमको सेट लिखा होता है, उसका प्रॉपर्टी लिखा होता है, उसका गुण का उपयोग करते हैं, न कि दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसके गुण का चर्चा करते हैं। जैसे मान लो, अब इसी को अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे इस सेट में अंदर, तो क्या कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल में। जैसे मान लो हमको लिखा हुआ है एक्स, इसको पढ़ते क्या? सच डेट। अगर दो गो गुण का होगा, इस पर अनुपात लिखा, उसे क्या कहेंगे? रेशियो लिखा, उसे कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं? सच डेट। कहता है एक्स सच डेट, एक्स कहता है एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। कहने का मतलब हुआ एक सेट बनाना है जिसमें एक्स कहां से बिलोंग्स करता है? इवन नंबर से। इवन नंबर से जो 10 से क्या होना चाहिए? छोटा होगा। तब बताओ ये हमको किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देगा हमको, रोस्टर फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए, क्या कर सकते हैं? सर रोस्टर फॉर्म में दो करली ब्रैकेट लिखेंगे। अब बताओ 10 से छोटा इवन नंबर कौन कौन होता है? सर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के चिन्ह लगा है, तो लेस देन इक्वल टू के चिन्ह है, तो इसीलिए 10 लिए है। अगर इक्वल टू के चिन्ह नहीं रहता तो हम 10 नहीं लेते। तो बताओ इस सेट में कितना एलिमेंट है? कितना? 5 है। तो क्या हो? फाइनाइट सेट। तो समझ में आ गया कि किस किस तरीका से लिख सकते हैं? दो तरीका से, एगो रोस्टर फॉर्म, एगो सेट बिल्डर फॉर्म। अगला देखो, कहता है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट क्या होता है? तो दो सेट तो पढ़ा दिए है, एगो फाइनाइट सेट, एगो इनफाइनाइट सेट। अगला है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट कहने का मतलब हुआ जिसमें एको कोई एलिमेंट है नहीं, उसे क्या कहेंगे? इम्प्टी सेट। जैसे मान लो हम कहेंगे बताओ एबीसीडी अक्षर में, एबीसीडी के अक्षर में यानी लेटर में, अगर बताओ 5 है कि नहीं? सर बिल्कुल नहीं। 5 5 में अबे नहीं करता था, कहां से होगा यह सेट? सेट नहीं हो सकता है। अब कहेंगे क्या भवेल है? हमको मान लो ए ई आई ओ यू को भवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ई ए ई आई ओ यू, यह क्या है? भवेल का सेट है। अब इसमें कर देंगे बताओ हमको सी है, तो क्या भवेल के यह सेट में आएगा? सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें भवेल है, तो यह कॉन्सोनेंट है। तो क्या कह सकते हैं? इम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट है नहीं, उसे क्या कहेंगे? इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट को ध्यान रखना किससे सूचित करते हैं? फाइव से। क्या करते हैं? फाइव। इसको क्या पढ़ेंगे? फाइव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाइव। तो इम्प्टी सेट को किससे सूचित करते हैं? किससे? फाइव से। क्या से? फाइव से। तो वही है नो एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट होगा, दो करली ब्रैकेट लिख देंगे, इसके अंदर में कोई एलिमेंट ना होगा, तो क्या कहेंगे इसको? एम्प्टी सेट। यानी या तो फाइल भी लिख सकते हैं, इसके अंदर फाइव भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है। अगला अगला है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन नाम से स्पष्ट होता है। सिंगल्टन यानी सिंगल। सिंगल्टन सिंगल एलिमेंट। कहता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स, यानी केवल एक एक एलिमेंट्स सेट में किसी में होगा। तो ए सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है? 5 है। दो भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट होगा सेट के अंदर। अगला है फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं काउंटेबल, जिसे गिन सकते, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। वह जिसे नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो जिसे गिन सकते उसे फाइनाइट सेट, जिसे नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। अब कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर दो सेट आता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अब यहां से मेन टॉपिक आता है। अगर यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया तो सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, आगे जितना टॉपिक है सबके सब समझ में अच्छा से आ जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? तो दो सेट का जितना सबसेट बनेगा ना, उसके अंदर होगा वह सब क्या, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? कभी भी हमको या तो एक सेट के एक के सेट के साथ, यानी जी जो सेट दिया रहेगा उसी अपने आप में क्या हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। या तो दो गो सेट के साथ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आप देखो क्या कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। क्या?
ऑर्डर पेयर में। यहाँ पे लिखा ऑर्डर पेयर मतलब हुआ ए कॉमा बी, और दो को ये ना छोटा ब्रैकेट ना दे दिए तो क्या कहेंगे इसको, ऑर्डर पेयर। कभी भी ध्यान रखना ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए। क्यों नहीं बराबर होगा, जैसे मान लो हम लिखेंगे 2,3, हम क्या लिख देंगे 3,2। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर। क्यों नहीं, इसमें x का पोजीशन क्या है 2 है, इसमें x का पोजीशन क्या है 3 है, तो क्या दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान रखना a कॉमा बी और b कॉमा ए दोनों बराबर नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस के चिन्ह देते, क्या देते हैं, क्रॉस के चिन्ह। जिससे में a और b के बीच में क्या निकलना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या है a क्रॉस b करेंगे। कहता है द सेट ऑफ ऑल, क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए क्रॉस बी बराबर इस तरीका से। तो ये क्या कहलाएगा, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ए हम सेट लिए एक, जिसमें कितना कितना एलिमेंट है, 2 3 4 एलिमेंट है। एक बी सेट लिए जिसमें 1 और 6 एलिमेंट है। और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो यह माने रखता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले ए क्रॉस बी निकाले या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो पहले किसका एलिमेंट लेना है, ए का, बाद में किसका लेना है, बी का, वही ध्यान रखना। अब ए क्रॉस बी निकाला है तो ए में पहले क्या लेंगे, 2, पहले 2 लेंगे और बी को जितना सारा एलिमेंट होगा सबके साथ क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो क्या हुआ 2,1 2,1 एगो यह सबसेट हो गया, 2,6 एगो यह सबसेट हुआ, बन गया। में और रहता तो और लिखते। अब देखो अब 3 के साथ वही होगा 3,1 3,6, फिर 4 के साथ 4,1 4,6। तो बताओ हमको इसमें अगर दो हमको सेट दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितना सबसेट होगा, सर 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसको गिन के बताएंगे, नहीं। अगर हमको कोई भी हमको दूगो सेट देगा, अब कहेगा बताओ इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल सबसेट कितना होगा, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सेट ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट बी को गुना कर दो, हमको निकल गया क्या, टोटल नंबर ऑफ, क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। यानी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा, तो वही हमको गुना कर दो निकल जाएगा। बताओ इसमें कितना एलिमेंट है, सर 3 गो एलिमेंट है, तो 3 गुने इसमें कितना एलिमेंट है, 2 को एलिमेंट है, 2 3 दूना 6। तो इसमें जो भी हमको बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, तो टोटल कितना एलिमेंट होगा, इसमें 6 होगा, 6 गो सबसेट बनेगा। तो कभी भी अगर हमको 2 गो सेट देगा, आप कहेगा बताओ इसमें टोटल सबसेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेट को गुना कर देना, वही क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कहता है इफ नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट में कितना एलिमेंट है, पी है, बी सेट में कितना एलिमेंट है, क्यू है, तो कहता है ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा, तो पी गुने में क्यू। यहाँ पर पिक जब हो सकता है 3 देगा, यहाँ पर हो सकता है 4 देगा, तो 4 ते ही 12 हो जाएगा। आ जाएगा समझ में। अगला देखो, अब कहता है रिलेशन होता क्या है। रिलेशन से पहले क्या समझो, सबसेट क्या होता है, क्या होता है सबसेट। देखो सबसेट होता क्या है, सबसेट कहने का मतलब हुआ, देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट कहने का मतलब दो वो सेट है, क्या है, 2 सेट है। जैसे मान लो एगो ए सेट है 2 3 4 5 6, एक बी सेट है 4 6। अब देखो सबसेट किससे कहते हैं, तो वैसा दो सेट जिसमें से कोई एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरा में होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, सबसेट। जैसे मान लो आई में हमको दिख रहे ए में क्या है, सेट में 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसमें देखा है 4 और 6 है, तो क्या बी का सारा एलिमेंट क्या ए में है, तो क्या कह सकते हैं, ए है, बी है जो सबसेट है किसका, ए का, बी सबसेट है किसका,
ए का, यानी बी का सारा एलिमेंट किस में है, ए में है। तो हम कह सकते हैं बी ए का क्या है, सबसेट है। सबसेट करने का मतलब उसमें जो भी एलिमेंट होगा सारा का सारा क्या होगा, उसमें होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 दे देते तो क्या सबसेट होता, नहीं सबसेट होता। ठीक है, यही क्या होता है, सबसेट होता है। आ गया समझ में। अब देखो रिलेशन क्या होता है, क्या होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन कुछ नहीं है, जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट बने है उसी क्या है, एक फंक्शन है। जैसे मान लो कहते हैं लेट ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी वैसा दुगो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जय में एको न एको होना चाहिए एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, वही कह रहा है इसमें। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो गो नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एगो में एगो एलिमेंट है, दूसरा में दो होना चाहिए, तीनों को होगा, एको हुआ तो काम चलेगा। खाली वाला एलिमेंट काम नहीं चलेगा, खाली एलिमेंट को रिलेशन नहीं निकलेगा। जैसे मान लो कहेंगे मेरे साथ और बोर्ड के साथ, रिलेशन बनाने के लिए क्या बनेगा, नहीं, क्योंकि हम अगर मान लो मनुष्य है तो क्या मनुष्य के साथ ही ना रिलेशन बनाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो कोई दो होगा सेट है, तो अगर उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो किसके साथ तुलना करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो रिलेशन कब बनते हैं, हमेशा दो गो नॉन एम्प्टी सेट के साथ बनते हैं रिलेशन। कहता है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर रिलेशन वही होगा जिसमें ए क्रॉस बी में सभी एलिमेंट्स होना चाहिए। ए क्रॉस बी में सभी एलिमेंट्स होना चाहिए, सभी सबसेट होना चाहिए, किसका, ए और बी का। जैसे मान लो यह पूरा यह डायग्राम दिया हुआ किसका दिया है, ए क्रॉस बी का, किसका दिया है, ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है कि नहीं। अब कहता है यह मान लो सेट है, क्या है, यह सेट है, तो यह सेट तुम्हारा है, तो यह कार्टेशियन प्रोडक्ट अंदर का ही होना चाहिए, तभी क्या हमको कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। वही यहाँ पे लिखा है से रिलेशन बिलोंग्स टू किससे, ए क्रॉस बी से, यानी रिलेशन बिलोंग्स करना चाहिए ए क्रॉस बी से, तो क्या होगा, वह रिलेशन होगा। जैसे मान लो रियल लाइफ में सिखाते हैं, जैसे मान लो हम हैं, अब मान लो मेरे चाचा है, मेरे भाई जी है, अब हो सकता है मेरे चाचा से मिलता जुलता होगा मेरा बात उत, मेरा भाई जी से होगा। अब किसी और दूसर आदमी से प्रोसेस नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, रिलेशन होगा, नहीं। अब रिलेशन होगा तो, लेकिन पूरा ओवरऑल में ए क्रॉस बी में दुए गो चारे गो से मिलेगा तो वही हमारा रिलेशन होगा। अब देखो, अब मान लो एक फैमिली में 5 आदमी है, कितना आदमी है, 5 आदमी है। अब एक माध्यम ए आदमी है जो इसी फैमिली का है। अब इसको रिलेशन है, मान लो ए में है 5 आदमी में, बी के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है, ई के साथ नहीं है, ई के साथ नहीं है। अब बताओ ई के साथ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है, सी के साथ है, डी का से ई के साथ है, तो क्या इसका रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा रिलेशन। किसका साथ नहीं, ई के साथ नहीं तो कोई बात नहीं, तीनों के साथ है, चारों के साथ है। तो रिलेशन कब होगा, ये पूरा परिवार में जितना हो वही में से कोई होना चाहिए, तो वही कहता है ए क्रॉस बी क्या है, एक पूरा परिवार है। तो रिलेशन बनेगा तो कोई इसी का अंदर बनेगा, आई में से बाहर कोई नहीं आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, ए एक सेट ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7। फिर बी सेट ले लेते हैं, 3, 9, 6, इस प्रकार से ले लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया हम कितना, 4 हो गया, या ए सेट हो गया या बी सेट हुआ। अब रिलेशन बना के दिया हुआ है, क्या है, रिलेशन बना के दिया हुआ है। क्या रिलेशन है, मान लो रिलेशन तुमको दिया है 2, 3, हमको दिया 2, 3, 3, 9, 5, 6, 2, 4, यह रिलेशन है या नहीं बताना है। फिर दूसरा रिलेशन है R1 है, R2 है, दूसरा रिलेशन 2, 9, 5, 6, 7, 10, 3, 4, एक यह रिलेशन है। अगला रिलेशन है
R3 2,9 3,9 7,9 6 2 हो गया 6 2,6 यह है। अब ये तीनों रिलेशन में कौन सा हमारा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही नहीं है, यानी कौन रिलेशन बना रहा है, कौन रिलेशन नहीं बना रहा है। तो फर्स्ट बात, ए और बी दिया है, तो आई में से ए क्रॉस बी के अंदर के हुए होना चाहिए। ए क्रॉस क्या निकालो, बी निकाल लो, सबसे बढ़िया। अब बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा इसका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, 2,4 2,4 फिर 2, कितना बोलो, 2,9 फिर 2,6 फिर किसके साथ, 3 के साथ, 3,4 3,4 3,9 3,6 फिर किसके साथ, 5 के साथ, 5,4 5,9 5,6 होगा। फिर क्या होगा, 5 7 हो गया, 7,4 7,9 7,6। अब देखो यह जो भी हमको ए क्रॉस बी बना, अब ये रिलेशन इसी का अंदर से होना चाहिए, यानी यह जो इतना रिलेशन है यह इसी का अंदर के होगा तो ठीक है, और इसके अंदर के नहीं होगा तो यह रिलेशन का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो चेक करो, 2,3 2,3 क्या 2,3 इसमें है ए क्रॉस बी में, 2,3 नहीं है तो नहीं है, तो क्या यह रिलेशन बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब बाकी बात मिलता है कि नहीं मिला, वैसे कोई दिक्कत नहीं हमारा है। हम क्या 2,3 देखे, क्या इसमें है, नहीं था, तो क्या यह रिलेशन बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगला देखो 3,9 3,9 क्या है, 3,9 3,9 3,9 है, तो यह नियम नहीं, यह नहीं मिला, आगे मिल गया तो हमको क्या होगा, सही होगा, नहीं, सभी के सभी एलिमेंट इसी का अंदर का होना चाहिए, तो वह क्या होगा, रिलेशन का निर्माण करेगा। अब इसमें देखो R2 देखो दूसरा रिलेशन, क्या दूसरा रिलेशन है कि नहीं है, देखेंगे। सेकेंड रिलेशन का था 2,9 2,9 है इसमें, ठीक है। अब 5,6 5,6 है, देख लो कहीं पर है, या यहाँ पर है, और 7,10 है 10 कहीं पर, कहीं नहीं है, यानी यह हमारा नहीं है, तो इसीलिए यह क्या होगा, यह हमारा रिलेशन नहीं होगा। अगला देखो रिलेशन नंबर 3, 2,9 2,9 है, 3,9 3,9 है यहाँ पर, 7,6 7,6 है यहाँ पर, 2,6 2,6 यहाँ पर है, यानी आई में का सभी का सभी सबसेट क्या है, ए क्रॉस बी में है, तो क्या ये रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा रिलेशन। तो रिलेशन किसे कहते हैं, कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी में जो सबसेट दिया होगा उसी में से होना चाहिए रिलेशन, तभी क्या रिलेशन का निर्माण करता है। अब कौन कौन रिलेशन होगा, रिलेशन के टाइप क्या है, वही आप पढ़ते हैं, रिलेशन के प्रकार। अब देखो, अब रिलेशन में क्या, डोमेन और रेंज का समझो, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। कहता है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन कहता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी रिलेशन आर जो बनाता है ना, उसका सभी के सभी पहला वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन। रेंज किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के सेकेंड कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। कहता है को डोमेन किसे कहते हैं, द इंटीजर ऑफ सेट बी इज इक्वल क्या कहता है, कोडोमेन। जैसे मान लो अब यहाँ पर हम सेट लिए हैं, ए एक सेट है, बी एक सेट है, यह रिलेशन बनाया, क्या बनाया, रिलेशन 1,8 3,6 5,2 1,4। तो पहले चेक कर लेंगे रिलेशन है या नहीं, तो रिलेशन है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी होगा 1,2 1,4 1,6 होगा, बताओ कितना कितना होगा, 1,2 1,4 1,6 1,8 1,10 होगा। उसी पर 3 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, तो इसमें चेक कर लेंगे 1,8 इसमें आया कि नहीं, 1,8 आएगा,
3,6 3,6 है। अब 5 2 5 और 2 आएगा, सही है। 1 4 1 4 आएगा, सही है। यानी इसमें सभी के सभी एलिमेंट है जो इस ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो क्या कह सकते हैं, यह एक रिलेशन बनाता है। अब कहता है ये रिलेशन बनाता है, इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन इसमें क्या है, तो डोमेन किसे कहते हैं, तो कहता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स आर। यानी जो रिलेशन बना रहा है ना, जो रिलेशन बना रहा है, इसमें से जो पहला एलिमेंट होगा क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वही सभी के सभी क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन में क्या होगा, 1 3 5 1 1 3 5 1। लेकिन एक कभी भी सेट में रिपीटेड नहीं किया जाता है। यानी दो गो नंबर को एक साथ एक बार नहीं लिख सकते, इसमें रिपीटेड नहीं किया जाता है कभी भी सेट में। तो इसीलिए दो को एक आ गया, तो एगो से एगो के क्या हटा दिए, एगो एक के हटा दिए, क्योंकि सेट में कभी रिपीटेड नहीं किया जाता। तो बताओ डोमेन क्या होगा, 1 3 5 हो गया। रेंज क्या होता है, तो कहता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। यानी आर सेट में जितना भी सेकेंड कोऑर्डिनेट है सभी का सभी क्या होगा, रेंज। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 8 है, 6 है, 2 है, 4 है। 8 6 2 4 क्या है कि नहीं, रेंज, बिल्कुल है सर। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या होता है, क्या कहे, कोडोमेन। तो कोडोमेन कुछ नहीं, कोडोमेन में रिलेशन से हमको मतलब नहीं है। सेट बी का सारा एलिमेंट को क्या कहेंगे, कोडोमेन। यहाँ पर लिखा है द इंट्रीज एन एलिमेंट और सेट बी, यानी सेट बी का सारा एलिमेंट को क्या कहेंगे, कोडोमेन। या तो रिलेशन बनाता है तभी, या न बनाता है तभी, वो इससे कोई मतलब नहीं हमारा है। ठीक है, तो कोडोमेन किससे कहते हैं, रेंज किससे कहते हैं, डोमेन किससे कहते हैं, आ गया समझ में। ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं यहाँ पर, देखो अगला क्या है। अब देखो कहता है वही है डोमेन, इस सेट ए दिया है और क्या दिया है, सेट बी है। तो यही के बनाए डायग्राम के लिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे मान लो यह क्या है, यह पूरा सेट ए है, यह पूरा क्या है, सेट बी है। अब रिलेशन बना रहा है, इसमें जो हमको कुछ एलिमेंट है ना, उसका रिलेशन बना रहा है किसके साथ, ये एफ एक्स के साथ। तब बताओ हमको रेंज क्या होगा, तो रेंज में यही वाला होगा सेकेंड, जो यानी बी का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा वही ना होता सेकेंड कोऑर्डिनेट। देखो ना, अब देखो ये जो रिलेशन बनाता था, तो इसमें सेकेंड वाला कहाँ गया, इस सेकेंड वाला यह बीए के नाता था, बीए वाला नाता था। 8 6 2 4 8 6 2 2 4 आया कि बी वाला, वही लिखा है यहाँ पर। से जो भी बनाएगा तो वह बी के रेंज जाएगा। यह डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा, जो हमको भाग लेगा रिलेशन में सेट ए का, उसे क्या कहलाएगा, डोमेन। अब हमको को डोमेन किसे कहते हैं, तो बी के सभी एलिमेंट को क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। आया समझ में कि नहीं, वही डायग्राम के लिख दिया है। अब देखो अगला टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। पहला रिलेशन क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, नामे से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होना, लौटना। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ, कोई सेट ए है, उसका रिलेशन सेट ए के ही साथ होगा इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी पहला कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो कोई भी रिलेशन बनाएगा तो पहला बात अपने आप में क्या विश्वास होना चाहिए। तो जितना सारा एलिमेंट होगा ना सेट ए में, सब में अपने आप में क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, अपने आप में सेट बनाना चाहिए, तभी वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लो अब यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, ए में क्या गो सेट है, ए में ए सेट दिया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो 1 2 3 एलिमेंट अपने आप में हमको क्या होना चाहिए, सेट बनाना चाहिए, तभी यह क्या करेगा, रिफ्लेक्स। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है, तो इसके अलावा क्या होगा, ए क्रॉस बी का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर सर एक को दिया है, तो ए क्रॉस ए को देखेंगे, अगर 2 को देता तो ए क्रॉस बी को देखते। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर 3 गो रिलेशन दिया है, हमको चुनना है क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें कौन कौन है। तो पहले बात क्या कहे, जो भी हमको रिलेशन बनाएगा जिसमें जितना सारा एलिमेंट होगा सबको अपने आप में क्या होना चाहिए, सेट बनाना चाहिए। बताओ 1 है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 है तो 3,3 है। तो यह क्या हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिल्कुल है। अब इसमें देखो
इसमें 1,1 है, 2,2 है, क्या 3,3 है? नहीं है। अब 3,3 हमको हईते नहीं है, आगे जांचने की जरूरी हईते नहीं है, तो क्या यह रिलेशन बनाएगा रिफ्लेक्सिव? नहीं बनाएगा। अगला देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 इसमें है। अब 1,2 कहाँ से खोजेंगे? तो बताए थे रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? दो को सबसेट के अंदर ही होना चाहिए, ए क्रॉस बी के अंदर ही होना चाहिए। अब बताओ ए है यहाँ पर, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,1 1,2। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे देखो, नीचे बना देते हैं। जैसे मान लो कोई ए सेट दिया है 1 2 3, यही दिया है। अब इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो क्या करेंगे? फिर से यही सेट लिख लेंगे 1 2 3। अब इसके साथ निकालो ए क्रॉस ए के साथ, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? 1,1 1,2 1,3, फिर 2,1 2,2 2,3 और 3,1 3,2 3,3। यानी इसके अंदर के ही एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में, तभी होगा। या तो रिफ्लेक्सिव हो या तो आगे जो भी आगे हमको सब। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें तो देख रहे हैं आपके सर, इसमें तो है, लेकिन इसमें देख रहे हैं 3,3 तो नहीं है, लेकिन 3,4 है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अब क्या होना चाहिए? अपने आप में सेट होना चाहिए। यानी जो भी हमको एलिमेंट आएगा ना इसमें, अपने आप में सेट बनाएगा, तभी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो सर यहाँ पर 3,3 अपने आप में नहीं बना रहा था, इसीलिए नहीं हुआ। बिल्कुल है। अब यहाँ पर ये तो 1 2 3 तो बनाइए ना है, लेकिन इसके अलावा जो होगा फालतू में ना, वो इसी के अंदर से ही होना चाहिए। इसके बाहर से होगा तो वह फिर रिलेशन नहीं बनाएगा। तो 1,2 इसका अंदर है कि नहीं है? या तो क्या यह रिलेशन है? आ गया समझ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जरूरत? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपने आप में रिलेशन पहले बनाएगा, उसके बाद जो भी बचा रहेगा वह ए क्रॉस बी ए में या ए क्रॉस बी में है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगला टाइप, अगला टाइप होता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? कहता है ए रिलेशन इज ए सिमेट्रिक ए कॉमा बी। यानी यहाँ पर ए कॉमा 2 भी हो सकता है। ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग्स करता है, इंप्लाई बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए। अगर कोई रिलेशन में 1,1 है ना, तो 1,1 होना ही चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर अगर 1,2 है, तो 2,1 होना चाहिए वही सेट में, तभी क्या कहलागा? सिमेट्रिक। अगर नहीं है तो नहीं कहलागा सिमेट्रिक। अब देखो, अब यहाँ पे एक सेट लिए है, ए सेट लिए है। अब इसका रिलेशन दिया है 3 गो, क्या कौन कौन रिलेशन बना रहे हैं ध्यान दो। अब देखो, या 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ए कॉमा बी आर से बिलोंग्स करता है, इंप्लाइड है बी कॉमा ए भी कहाँ से होना चाहिए? आर से, तभी क्या कहलागा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलागा। तो बताओ 1,3 है तो क्या 3,1 है? बिल्कुल है। 1,4 है तो 4,1 है? बिल्कुल है। 2,2 है तो इसको उल्टाएंगे तो 2,2 है ना आएगा, तो हईते है, तो यह रिलेशन है। कैसा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। अगला देखो, अगला 1,1 तो इसको उल्टाएंगे तो वही आएगा ना। 2,2 उल्टाएंगे तो वही आएगा, 3,3 उल्टाएंगे तो वही आएगा। 1,3 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, क्या 3,1 है इसमें? मिसिंग है, नहीं है, तो यह क्या होगा? रिलेशन नहीं बनेगा। कैसा रिलेशन नहीं बनेगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। वैसे तो रिलेशन तो होते हैं। अगला देखो, आते 1,1 है तो इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा? 1,1 है। 2,2 उल्टाएंगे तो क्या होगा? 2,2 है। 3,3 को उल्टाएंगे तो 3,3। यानी इसमें अगर मान लो कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन है ना, तो उसमें उल्टा करेंगे तो क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए इसमें, सेट कोई रिलेशन में, तभी क्या होगा? सिमेट्रिक। तो कोई भी अगर हमको सबसेट दिया है रिलेशन का, तो उसको उल्टाने के बाद भी अगर उसमें सेट में है, तो क्या कहलागा? सिमेट्रिक है रिलेशन, नहीं है तो नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे देखिए 1,1 था, 2,2 था, 3,3 है। अब कहे सर ये तो रिफ्लेक्सिव ही है। बिल्कुल है रिफ्लेक्सिव। तो यह नहीं कह सकते सभी के सभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, या सभी के सभी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं जितना सारा यह होगा ना सिमेट्रिक, सभी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कब होगा? जब ये होना चाहिए ना। लेकिन सिमेट्रिक में तो ऐसा नहीं कहता यह होना ही चाहिए हर हाल में।
वो सीधे क्या कहता है, पहला और दूसरा एलिमेंट को उल्टाएंगे भी तो क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था, से जो भी हमको सेट रहेगा उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, अपने आप में सबसेट बनाना होगा। दूसरा कहता है सिमेट्रिक में, तो अगर ए कॉमा बी होगा तो उसका उल्टा भी होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी क्या कहलागा, सिमेट्रिक कहलागा। अगला देखो, अगला क्या है, ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव रिलेशन क्या कहता है, कहता है ए रिलेशन इज ट्रांजेटिव इफ ए कॉमा बी, अगर आर से, अगर ए कॉमा बी कोई रिलेशन बनाएगा, बी कॉमा सी कोई रिलेशन बनाएगा, तो ए कॉमा सी भी क्या करा रिलेशन में होना चाहिए। तीन को यहाँ पर शर्त आ गया। जैसे मान लो कोई 1,2 रिलेशन बना रहा है, मान लो यहाँ पर 2,3 कोई रिलेशन बना रहा है, तो आई दोनों के काट कर 1,3 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो वह रिलेशन नहीं होगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था, अपने आप में होना चाहिए। सेकेंड में क्या करा, अपोजिट होना चाहिए। और थर्ड में क्या कहता है, एक एक ए कमा बी है, बी कमा सी है, तो जो बराबर उसको काट को जो बच जाएगा उसको रहना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ए एक सेट है, 1 2 3, यहाँ पर R1 और R3 क्या है, यहाँ पर दो हमको रिलेशन दिया है, तो क्या यह ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, चेक कर लो। देखो 1,2 है, तो क्या 2,3, इस याद देखो ए है, यह बी है, यह बी है, यह सी है, तो 1,2 है, 2,3 है, तो क्या 1,3 होना चाहिए, बिल्कुल। क्या इसमें है तो नहीं है, तो क्या यह होगा रिलेशन ट्रांजिटिव, नहीं होगा। इसमें देखो अब 1,2 है, अब 1,2 है तो इसको उल्टाएंगे तयो, किसनो करेंगे तयो, अगला से हेर फेर। अब अगला यहाँ पर 1,2 है, तो यहाँ 2,3 या 2,1 रहता तब ना कंपेयर करते, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, ये अपने आप में हमको ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहता था, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो अभी तक कितने टाइप पर है, 3 टाइप। कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था, जो भी हमको सेट में होगा सब अपने आप में सबसेट बनना चाहिए, अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक में क्या होता था, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, यानी उल्टा होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो दोनों बराबर के कार दो, ए कॉमा सी होना चाहिए। अगला देखो आप, अगला क्या था, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट में क्या होता है, वह तीनों एक साथ आ जाएगा, तो क्या कहला इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कोई अलग नहीं है, कोई सब का मिक्स है। तो क्या कर सकते हैं, ए रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन इफ इफ सेटिस्फाइड ऑल 3 कंडीशन, यानी वह तीनों कंडीशन के सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा, सभी के सभी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। जैसे में जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो वह सभी के सभी क्या कहलागा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन आपको बनते हैं सिमेट्रिक पर, ट्रांजिटिव पर और रिफ्लेक्सिव पर, यही तीनों को क्वेश्चन बनता है। आपको इक्विवेलेंट पर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सबका मिक्स है यार, ठीक है। अब देखो अगला पढ़ते हैं फंक्शन होता क्या है, क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अब जो रिलेशन समझ में आए उसका फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो फंक्शन क्या है, तो कभी भी या तो डायग्राम से समझो या तो सेट से समझो। कभी भी अगर हमको ग्राफ दिया है, ग्राफ से अगर फंक्शन समझना है तो फंक्शन होता क्या है, ग्राफ से अगर फंक्शन समझना है, ग्राफ से तो फंक्शन होता क्या है। अगर हमको सेट से फंक्शन समझना है तो होता क्या है, सेट से हम दो तरीका से फंक्शन को समझ सकते हैं। एगो सेट से फंक्शन समझ सकते हैं, एगो ग्राफ से समझ। सेट से समझेंगे कैसे समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे कैसे समझेंगे। जैसे देखो यह हमको क्या है, 2D, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई भी ग्राफ आ जाएगा, कोई भी ग्राफ, मान लो इस तरीका से ग्राफ है, आ गया। अब यहाँ पर कोई भी ग्राफ आ जाएगा तो हमारा क्या करना, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना। क्या करना, लाइन खींचना, कहाँ पर, ग्राफ पर, वाई एक्सिस पर लाइन खींचेंगे। कहीं भी अगर ग्राफ के दो जगह कट कर देता है, क्या कहे, ग्राफ के दो जगह कट कर देता है, तो वह क्या फंक्शन नहीं बनेगा, क्या होगा, फंक्शन नहीं बना। तो क्या यह कहाँ पर कट गया, दो जगह पर, तो क्या यह फंक्शन है, फंक्शन है नहीं है। तो क्या कहे, फंक्शन किसका होता है, तो कोई भी ग्राफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी ग्राफ के
अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर एक जगह पर काटता है उस ग्राफ को तो क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर दो जगह काटता है तो फंक्शन नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। सेट से देखो, जैसे मान लो सेट ए में एक है, ए एक सेट है, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से सेट है। अब कभी भी अगर हमको सेट है ना, सेट से फंक्शन बनाना है, तो जो सेट हमको भाग ले रहा है, जैसे में ए से बी को मिलाना है, तो पहला वाला सेट में जो भी हमको एलिमेंट होगा, वो में एको को एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली होगा। कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ, अगर मान लो हमको ए से बी रिलेशन बनाना है, क्या करना है? ए से बी रिलेशन बनाना है। जैसे मान लो यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, यह हमारा बी हो गया, यह हमारा ए हो गया। यानी ए से अगर बीच में हमको क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाएंगे तो कब फंक्शन होगा यह? जब ए का सारा एलिमेंट्स, ए का सभी के सभी एलिमेंट्स फंक्शन में भाग लेगा तो वह फंक्शन बनाएगा, नहीं लेगा तो नहीं बनाएगा। यानी हम एक ही बात कह सकते हैं, यह क्या है? फादर है। यह फादर है, यह सन है। क्या है? यह फादर है, यह सन है। तो तुम ही बताओ, यहाँ पर ये होगा जो एलिमेंट होगा यह, क्या यह ही पूरा क्या होगा? नहीं होगा। यानी अ में एको एलिमेंट ऐसा होना ही नहीं चाहिए, खाली होना ही चाहिए। सभी के सभी एलिमेंट इसमें क्या होगा? होगा। अब इसमें बी एलिमेंट में, बी सेट में हो सकता है खाली होगा भी, नहीं भी होगा। ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए से बी को फंक्शन मिलाना है। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है और क्या है? 2 है। बी में कितना है? ए है और बी है। अब यह फंक्शन है या नहीं? तो पहला बात, आई में क्या कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो सर ये खाली हो गया तो ये फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा बात, आई में के एगो एलिमेंट के दूगो हमको रिलेशन नहीं होना चाहिए, वैसा भी है। ये तो ऑटोमेटिक क्या है? यह फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा है, कहता है कि अगर वन एलिमेंट हैज 2 इमेज, यानी 2 का इमेज नहीं बन रहा है और एक का दूगो इमेज बन रहा है, इसीलिए क्या है? यह फंक्शन नहीं है। तो पहले ये इमेज वाला का बात छोड़ो, ए में के जितना सारा एलिमेंट होगा ना, सब के सब फंक्शन होना चाहिए। एको वो खाली है तो क्या होगा? यह फंक्शन नहीं होगा। आई में देखो, यह फंक्शन है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या एक का रिलेशन इसके साथ है? एक का रिलेशन, 2 का रिलेशन इसके साथ है, तो यह क्या फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि आई में कि एको एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली नहीं है, यह फंक्शन होगा। आई में देखो, आई में देख रहे हैं ए है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यह क्या फंक्शन यह है? बिल्कुल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर 2 है, क्या 2 का इमेज बन रहा है? रिलेशन किसके साथ है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताए? ए का कोई भी एलिमेंट हमको खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली होगा तो वह फंक्शन नहीं बनाएगा। तो क्या 2 खाली ना हुआ तो क्या फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? आ गया होगा समझ में? अब देखो, जैसे मान लो कुछ हम लिख रहे हैं, अपना मन से बताना फंक्शन है या नहीं। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं 1 2 3 ए बी सी, फंक्शन है या नहीं बताना। बताओ यह फंक्शन है या नहीं? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 1 2 3 ए बी सी। अब बताओ यह फंक्शन है या नहीं? अगर है तो क्यों है और ना है तो क्यों नहीं है? ये भी बताओ। अब यहाँ फंक्शन होने के लिए क्या करना चाहिए? जो पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी होगा। पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी होगा। तो ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। ये को खाली नहीं चलेगा। अब देखो, अब पहला ए एलिमेंट को एक साथ दूगो के रिलेशन नहीं बनाएगा, एक साथ दूगो से रिलेशन नहीं बनाएगा। जैसे मान लो ए का रिलेशन एक गो व्यक्ति के साथ, एक गो व्यक्ति दूगो के साथ रिलेशन है? नहीं है। तो यह क्या है? रिलेशन, सॉरी फंक्शन है। अब यहाँ पर बी का इसके साथ दूगो के साथ रिलेशन होगा तो चलेगा, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट बी में दूगो के साथ जोड़ा नहीं होगा। ठीक है? अगला देखो, में अब ये इसमें क्या है कि सर एको खाली तो है नहीं है।
अब देखो क्या आई में से एको को एलिमेंट ऐसा खोजो जिसका दो को रिलेशन है, दो के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे देखो ये दो का है जो बी के साथ भी जुड़ा हुआ है और सी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो दो है ना, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। आया समझ में? तो हम आशा करते हैं फंक्शन और रिलेशन के कंफ्यूज खत्म हो गया होगा। ठीक है, अगला देखो कहता है रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है, कुछ हम डिफिनेशन यानी अंतर समझते क्या है, डिफरेंस। कहता है डिफिनेशन क्या होता है, कहता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी कोई भी रिलेशन बनेगा ना तो ए क्रॉस बी का अंदर के ही होगा, वह क्या कहलाएगा, रिलेशन। फंक्शन क्या कहता है स्पेशल रिलेशन विथ स्ट्रिक्ट मैपिंग, यानी एकदम सीधा मैपिंग होना चाहिए, यानी पहला में जो भी हमको रिलेशन जो भी सेट होगा उसमें एको एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली होगा। दूसरा कहता है कहता है इनपुट रूल, कहता है वन इनपुट कैन बी मेनी आउटपुट, यानी एगो इनपुट होगा कई आउटपुट हो सकता है, किसमें, रिलेशन में। कहने का मतलब हुआ इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एगो ए है, एक दो तीन है, यहाँ मान लो ए है बी है सी है, तो इस ए के साथ यहाँ पर दो तीन को जुड़ा होगा इसे कोई मतलब नहीं, वही कहता है से एगो इनपुट के वो आउटपुट कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनपुट एगो तो एग्जैक्टली वन पुट भी एक गो, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में क्या हुआ यह वाला, तो यह रिलेशन बनाएगा तो कोई एक के साथ ना बनाएगा, दो थोड़ी ना, यही है। अगला कहता इम्प्टी इनपुट, कहता एलिमेंट्स ए कैन बी अनमैपेड, यानी कहता एलिमेंट ए का अनमैपेड नहीं भी मिला होगा तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आई में क्या कहता है एवरी एलिमेंट ए मस्ट बी मैपेड, यानी ए का सभी के सभी एलिमेंट हमको मिला होना चाहिए फंक्शन में, लेकिन रिलेशन में क्या कहता है अगर ए के सभी एलिमेंट मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं चलेगा। आ गया समझ में? आप देखो अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ क्यों जरूरी है, ग्राफ इसलिए जरूरी है अगर बाई चांस हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ के कोई इक्वेशन दे देगा, आप पूछेंगे बताओ यह फंक्शन के डिफाइन करता है या नहीं, तो उसको ग्राफ अगर मालूम होगा तो सीधे क्या करेंगे 2D में हम लाइन खींच देंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, एक जगह काटेगा तो यह क्या हो जाएगा बताओ, एक जगह काटेगा तो फंक्शन होगा, अगर दो जगह काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, वही इसीलिए हम ग्राफ इंपोर्टेंट है। तब पहला ग्राफ क्या कहता है समझो, फर्स्ट ग्राफ। अब देखो ये किसका ग्राफ है, कोई वेरिएबल लाइन का, जैसे मान लो हमको कह दिया x बराबर 2 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर 2 का ग्राफ, x बराबर 2 का ग्राफ खींचने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर x एक्सिस पारेंगे y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस निगेटिव y एक्सिस निगेटिव एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन हो गया 0, हुआ कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, अब 2x के बराबर है 2x कहाँ पर यहाँ पर, तो बताओ इसी के पैरेलल होगा, तो यह किसका लाइन का हो गया, कौन सा लाइन का, x बराबर 2 का। तो वही यहाँ पर कह रहा है, कहता है वेरिएबल लाइन, किसी भी वेरिएबल लाइन का कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा, लाइन हमेशा या तो x अक्ष के पैरेलल आएगा या तो y अक्ष के पैरेलल आएगा, अगर x का मान देगा तो y अक्ष के पैरेलल, अगर y के मान देगा तो x अक्ष के पैरेलल। तो अब बताओ y बराबर 5 है तो किसके पैरेलल होगा, एक्स अक्ष के पैरेलल। तो बताओ यह सब फंक्शन है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इस पर काटेंगे अगर लाइन इस प्रकार से काटो इस प्रकार से काटो कटेगा नहीं, तो बताओ अगर इसमें काटेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या होगा, एक ही जगह काटेगा क्या अनेक जगह, आपके सर इसको पैरेलल खींचा कहीं कटवे ना करेगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, अब वाई एक्सिस पर इस तरीका से आएगा कि इसको काटेंगे ऐसे तो कटेगा एक जगह पर, तो क्या होगा यह फंक्शन बनाएगा, तो y बराबर फंक्शन है लेकिन x बराबर फंक्शन नहीं है, वही है। अगला देखो, अब देखो अब यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स, और एफ एक्स फंक्शन है, एक्स कोई वेरिएबल है, तो किसी भी हमको अगर हमको एक्स बराबर कोई वेरिएबल का लाइन खींचेंगे तो हम सीधा आएगा, जैसे देखो हम कहेंगे एक्स बराबर, तो एक्स का लाइन क्या होगा एकदम सीधा आएगा, एक्स बराबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स वास्तव में वाई का मान होता है, अब कह सकते हैं वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स,
तो हम कह सकते हैं कभी भी अगर सोचना है वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, तो वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो याद रखना ऐसे वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखो मॉडुलस ऑफ एक्स यानी मॉड एक्स जानते हैं, मॉड एक्स क्या होता है? अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू होता है तब पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव होता है तब पॉजिटिव रहता है। ये तो जानते होइएगा, बिल्कुल सर। अब मॉड एक्स लिखा होता क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक निगेटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? जब इसके अंदर 0 से बड़ा वैल्यू होगा। तो कह सकते हैं एक्स का मान 0 से बड़ा हो या बराबर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू। अगर 0 से छोटा होगा एक्स का मान तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू। अगर 0 से छोटा होगा एक्स का मान तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू। तो वही यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ खींचा हुआ है। तो ध्यान रखना मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ एक्स का या मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है, भी जैसा। कैसा? भी जैसा। तो यह किसका ग्राफ हो गया? मॉड एक्स का। अब मॉड एक्स में इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो निगेटिव। क्योंकि देखो y का मान क्या होता है? पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है ना, इधर क्या है? निगेटिव की ओर बढ़ रहा है। तो यह किसका ग्राफ हो गया? मॉड ऑफ एक्स का मान। तो मॉड एक्स का मान क्या होता है? और इसका ग्राफ भी जैसा होता है। इस पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? जब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। निगेटिव वैल्यू कब आएगा मॉड में? जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यह किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ एक्स का। अगला देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? इस तरीका से इसका सिंबल होता है। क्या? जो बड़की ब्रैकेट देते हैं ना, इस तरीका से इसका सिंबल होता है। इसके अंदर अगर कोई भी फंक्शन लिखा हो, जैसे मान लो 2.75, तो कभी भी अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर में दशमलव वाला नंबर लिखा हो, तो हमेशा एग्जैक्ट वह कौन सा इंटीजर नंबर देता है। कैसा? इंटीजर। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी बड़का इंटीजर वैल्यू देता है। हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। या अला दशमलव में होगा तो पूर्णांक होगा तो यहाँ पर क्या दिया है? 2.75। तो हमेशा यह इंटीजर वैल्यू देता है। तो कैसा इंटीजर वैल्यू देगा? 2। अब यह नहीं सोचना से 2 के बाद दशमलव में 7 5 है तो 3 लिख देते हैं, नहीं। यह हमेशा दशमलव से पहले वाला इंटीजर आता है ना, वही वैल्यू देता है। क्या देता है? वही वैल्यू। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो बदल जाता है। जैसे देखो दे देगा माइनस में 2.35, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसा वैल्यू देगा? तो ये -2 नहीं देगा, -2 से छोटा देगा। जैसे मान लो यहाँ पर इसको ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? इस तरीका से 2.75 है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। तो यह 2.75 कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर है कि नहीं? अब यहाँ पर है तो यह जस्ट अब कोई पीछे वाला दिया अंक, दिया कि ना जस्ट पीछे वाला। तो जस्ट पीछे वाला क्या है? 2 है, इसीलिए 2 इंटीजर दिया। अगर माइनस से बात करेंगे, किस में? माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस में 2, यहाँ पर क्या होगा? माइनस में 3। आया समझ में? अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमा कितना है? 2.35 यहाँ पर आएगा लगभग। तो बताओ ऐसे पीछे कौन सा अंक है? -3 है। तो क्या होगा? -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यही बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो जस्ट दशमलव से पहले वाला अंक आएगा। लेकिन निगेटिव वैल्यू देगा तो दशमलव से जस्ट पहले वाला वैल्यू से एक ज्यादा यानी वो से छोटा वैल्यू आएगा। यह बात ध्यान रखना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? तो इस तरीका से इसका चिन्ह होता है। और इसका देखो क्या चाहिए हमको? ग्राफ इसका देते हैं। किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो यही ग्राफ किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर दिया एफ कोई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी बिग ब्रैकेट के अंदर में एक्स लिख दिए, तो यह क्या हुआ? किसका होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से शुरुआत होता है, 1 तक जाता है। फिर 1 से शुरुआत होता है, 2 तक जाता है। फिर 2 से शुरुआत होता है, 3 तक जाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, जहां से शुरुआत होता है वह वैल्यू होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू जहां तक जाता है ना, वह वैल्यू हमको नहीं मिलता है। यानी जहां पर रुक जाता है यह हमको 1 पर नहीं है, 1 पर खुला है। यहाँ भी 1 पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। यानी जहां पर हमको ये सर्कल लिखा है, इसका मतलब वह मान हमको क्या है? वह मान हमको नहीं है। आ गया समझ में? अब यहाँ देखो, अगर हमको बाईं ओर जाएंगे, किसे? बाईं ओर जाएंगे। तो बाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जहां से शुरू होगा वह शामिल नहीं होगा, लेकिन जहां पर अंत होगा वह शामिल होगा। तो कह सकते 1 से कहाँ जा रहा है? -1 से। कहाँ पर जा रहा है? -1 से
0 की ओर, फिर -2 से -1 की ओर, -3 से 2 के। तो हमेशा यह बढ़ते क्रम में होता है। कैसा? बढ़ते क्रम। यही में देखो 1 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीका से आगे बढ़ते जाएगा। फिर 5 से कितना? फिर यहाँ पर कितना? 5 से 6, फिर 6 से 7, इस प्रकार से क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी सीढ़ी टाइप क्या होता है इसका ग्राफ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। लेकिन वही नीचे आएगा तो क्या होगा? वही भी बढ़ते जाएगा। -1 से कितना? 0, बढ़ते बढ़ जा रहा है। -2 से कितना? -1, -3 से कितना? -2, इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, ये किसका हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हो गया। अगला देखो आप, देखो अगला पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में कुछ नहीं करना, उसमें 2 को स्पेसिफिक नंबर देता है, वहीं तक रुक जाता है। जैसे यह किसका नंबर है? यहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट में कहाँ से शुरू होता था? 0 से होता था, 1 से। लेकिन यहाँ पर कहाँ शुरू होगा? 1 से, फिर 2 से, 3 से, इस प्रकार से शुरू होगा। अगला देखो, देखो यह किसका फंक्शन है? कहता है सिग्नम फंक्शन। ये क्या है? सिग्नम। कहता है अब इसको आता है तो दो करली ब्रैकेट के अंदर, 3 में 3,45 लिख दिए। अब इसको बाहर निकलेगा तो क्या होगा? इसको बाहर निकलेगा, दशमलव से पहले जो अंक होगा वह हट जाता है। क्या निकलता है? 0.45। तो यही याद रख, ग्राफ याद रखना। ग्राफ कैसे होते हैं? क्योंकि वाई एक्सिस पे उसको काटेंगे, एक्स से काटेंगे, तो उसके ग्राफ में कई जगह काटता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो बताओ इसको क्या है? कहाँ पर? यहाँ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? तो इस प्रकार से ग्राफ होता है। यह सर्कल हो, ये क्या होगा? यह एक्स एक्सिस हो गया। अब कहाँ से? -1, ये +1 से कहाँ तक आएगा? नीचे की ओर आएगा, यहाँ से। हमेशा बीच के गैप पे कितना होता है? गैप बराबर होता है हमेशा। अब देखो ऊपर वाला वो पेंट सर्कल है, नीचे वाला क्या होगा? खुला सर्कल। यानी y बराबर 1, y बराबर 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बराबर से हमको तंका मंका कम बेस होगा। लेकिन नीचा में x का मान होगा 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होगा? बराबर होगा। अगर हमको y के वैल्यू 1 से शुरू होता है तो y पर x पर कितना पर रुकेगा? 0 पर। यानी हमको y बराबर 1 से रुकेगा तो x बराबर कितना पर रुकेगा? 0 पर। अगर हमको y बराबर 2 पर रुकेगा, x बराबर कितना पर रुकेगा? 1 पर। यानी y से 1 x का मान क्या होगा? छोटा होगा। वो यहाँ पे देखो। अब कहता है सिग्नम फंक्शन में अगर कोई एफ एक्स होगा, क्या होगा? कोई एफ एक्स। तो कोई एफ एक्स में क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ देखो, देखो सिग्नम फंक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स क्या है? एक सिग्नम फंक्शन है। तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन होगा तो इसका मान कितना होगा? 1 के बराबर। यानी अगर कोई सिग्नम फंक्शन है तो क्या होगा? हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 को मान होगा। एक मान होगा कब? जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब। 0 कब होगा? जब एक्स का बराबर 0 आएगा तब। -1 का कब आएगा? जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा तब। तो यह मान याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है से बताओ, अगर सिग्नम फंक्शन में है तो बताओ 0 कब होगा? एक्स का मान 0 होगा तब। 1 कब होगा? एक्स का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा तब। यह याद रखना। अगला देखो, अगला यह 1 के पावर x है। कैसा है? 1 के पावर x। जहां पर a कोई कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। यह जब लॉग पढ़ाएंगे, ये डिफरेंशिएशन उस समय पढ़ाएंगे। 1 के पावर x का ग्राफ क्या है? 1 के पावर ग्राफ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो y इस पर टच करता है 0 कॉमा कहाँ पर? 1 पर। कहाँ पर? 0 कॉमा 1 पर। यह x अक्ष पर टच नहीं करता है, लेकिन टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह किसका ग्राफ हो गया? a के पावर x का। किसका? a के पावर x का। a के पावर x में भी यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। अगर x का मान, यहाँ x का मान अगर 0 से छोटा है तो मान क्या देगा हमको? 1 से मान छोटा देगा। अब यहाँ पर x का मान अगर हमको 0 के बराबर है तो मान क्या देगा? 1। क्यों?
तो किसी का मान 0 तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे x का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो मान क्या देगा हमको 1 से बड़ा मान देगा। तो यह हमको याद नहीं रहेगा तो ये काम चलेगा, लेकिन ग्राफ याद रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से क्या होता है हमको फंक्शन पहचानने में एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का ग्राफ क्या होता है, किसका, लॉग का। तो लॉग एक्स का, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो लॉग एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है, किसका, लॉग एक्स का। यहां भी ध्यान देना, वाई एक्स पर टच नहीं करता, लेकिन टच करते हुए आगे बढ़ता है, टच करते 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 आगे बढ़ता है, यानी इनफाइनाइट पर टच करता है, यहाँ पर टच करता नहीं है। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहाँ पर करता है, 1,0 पर करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी यहाँ पर लॉग में है, यहाँ पर ऊपर जाएगा ना, कभी भी बी के मान, यहाँ पर एक्स के मान, बी के मान कभी भी एक से बड़ा ही हो, एक से छोटा नहीं होगा। यानी ये आगे बढ़ेगा ना, तो यहाँ मान लो एक है, तो एक से नीचा नहीं आएगा, ऊपर मुहे ना बढ़ेगा। ठीक है, किसका ग्राफ है यहाँ, लॉग एक्स का। आप देखो, अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू आता है इस प्रकार से होगा लॉग एक्स का, यह निगेटिव वैल्यू में। अगर लॉग एक्स का पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वह निगेटिव वैल्यू देगा था नीचे में। अब देखो, ये किसका है, यह है प्रिंसिपल फंक्शन का, रेसिप्रोकल 1/x का। जैसे मान लो हम कहेंगे 1/x का ग्राफ क्या होता है, तो 1/x का ग्राफ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, यानी एक्स अक्ष पर अनंत तक टच करते जाएगा और वाई अक्ष पर क्या भी करेगा, अनंत तक टच करते जाएगा। उसी प्रकार से हमको वाई अक्ष पर, निगेटिव वाई अक्ष पर टच करते जाएगा और निगेटिव एक्स अक्ष पर टच करते जाएगा। तो ये किसका फंक्शन है, 1/x का ग्राफ है, किसका, 1/x का ग्राफ। तो 1/x का ग्राफ हो गया इस प्रकार से। अगला देखो ग्राफ, अगला ग्राफ यहाँ पर ध्यान रखना, रूट स्क्वायर रूट, स्क्वायर यानी रूट अंडर एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो रूट अंडर में कोई एक्स आएगा तो उसका ग्राफ कितना होगा, तो उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, किसका, रूट एक्स का ग्राफ। यही था। अब देखो, अब कुछ और ग्राफ बता देते हैं, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है वह। अगर साइन एक्स का ग्राफ कहेगा, किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होगा। अब बताओ, साइन का डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज, रेंज, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन मतलब होता है एक्स का वैल्यू, किसका, एक्स का वैल्यू। रेंज मतलब वाई का वैल्यू। तो डोमेन होता है साइन में, साइन का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में। रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू π/2 से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, या क्या होता है, रेंज होता है यहाँ पर। तो रेंज कितना, -1 से 1 तक और π/2 से π/2। तो साइन कॉस का भी ग्राफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्राफ में अगर मान लो हमको सेट पढ़ना है तो दो ही को चाहिए, या तो हमको फंक्शन है या तो रिलेशन है। तो फंक्शन रिलेशन अच्छा समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन कर पाइएगा। जैसे मान लो अगर कोई ग्राफ देता था तो क्या करते थे, ग्राफ के हम वाई अक्ष के पैरेलल, हमेशा किसके, वाई अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचते थे। अगर ग्राफ में दो जगह कट हो गया तो क्या होता था, वह फंक्शन नहीं होता था। अगर एक जगह कट हो गया तो वह क्या होता, फंक्शन होता था। तो यही बात, और ग्राफ आता हुआ आराम से बना लेगा, ग्राफ नहीं आता हुआ तो फिर बिरा हो जाएगा। जैसे मान लो अगर वाई स्क्वायर बराबर देगा 4ax, किसका होता है यह 4ax, यह किसका होता है, इलिप्स का कि parabola का, हाइपरबोला, parabola का। तो उसका ग्राफ आता होगा इस प्रकार से ग्राफ होता है, तो दो जगह काटेगा तो क्या होगा, यह फंक्शन नहीं हुआ। या ऐसा भी कह सकते हैं, कभी भी जो भी ग्राफ अगर 3D में हमको दिखाई देगा, 3D पूरा होल तरीका से दिखाई देगा, तो वह कभी भी फंक्शन के रूप में नहीं होगा, ऐसा बात ध्यान रखना। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों चीज मिला के आएगा तो वह हमेशा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए एक को होना चाहिए, एक्स या तो वाई। ठीक है, जैसे मान लो हम कहेंगे क्या चीज, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 4, यह किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, वृत्त का। क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, सर्कल इस प्रकार से होता है।
अब बताओ, इस प्रकार सर्कल होगा तो इस पे हम लाइन पारेंगे, y इसके पैरेलल तक कितने जगह काटेगा? 2 जगह। तो क्या यह फंक्शन होगा? नहीं फंक्शन होगा। तो फंक्शन और रिलेशन के थ्योरी यहीं तक था। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन के थ्योरी। अब अगले लेक्चर में क्या कराएंगे हम? रिलेशन फंक्शन से जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा या पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, वह क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज के लिए लेक्चर को उतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।